हेलो दोस्तों, वेलकम। आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार पीवाईक्यू सेशन में। आज हम लेकर आ गए हैं बीएससी नर्सिंग फार्मेसी पैरामेडिकल के इस पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डीएनए का खंड होते हैं ये धनात्मक आवेशित, ऋणात्मक आवेशित, उदासीन या फिर वे सभी अमाप के अनुसार धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित हो सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। हाँ, तो चलिए आप लोगों का आंसर आ रहा है, जल्दी से दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक आवेशित। यानी कि डीएनए का खंड जो होता है वह निगेटिव चार्ज का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन का पृथक्करण होता है। इनमें से किस अवस्था में जीन का पृथक्करण होता है? आप लोग इसका आंसर जल्दी से दीजिए। हम आप लोगों को ऑप्शन बतलाते हैं। ए में जो है मेटाफेज, बी में एनाफेज, प्रोफेज या फिर टेलीफेज। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका आंसर चलिए बतलाते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो जीन का पृथक्करण एनाफेज अवस्था में होता है। एनाफेज अवस्था में जीन का पृथक्करण होता है, ये आप लोग याद रख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सा वांछित डीएनए हो सकता है? इनमें से वांछित डीएनए कौन हो सकता है? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन पर चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है संश्लेषित डीएनए, सी डीएनए, जीनामिक डीएनए या फिर उपरोक्त सभी। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतलाइए। देखिए यहाँ पे जो वांछित डीएनए होता है वो ये तीनों होता है, संश्लेषित डीएनए, सी डीएनए और जीनामिक डीएनए। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी तक खोजे गए प्लाज्मिड्स में अधिकतम क्षारकों की संख्या है। आप लोग जल्दी बतलाइए कि इनमें से कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। अभी तक खोजे गए प्लाज्मिड्स में अधिकतम संख्या कितना है? 50 kb, 500 kb, 5000 kb या फिर 5 kb। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बतलाइए कमेंट में। देखिए आ रहा है आंसर। हाँ, सही है आप लोगों का आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा 500 kb, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि डीएनए के एक रज्जु के नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम ATCG है तो उसके पूरक आरएनए रज्जु में क्या अनुक्रम होगा? जल्दी से इसका आंसर बतलाइए कि ATCTG में इसका आरएनए में चेंज करना है पूरक रज्जु में। तो इसको मैं देखिए बतलाते हैं कि जो एडेनिन है उसका अगर डीएनए रहता है तो थाइमिन हो जाता है। एडेनिन पहला नंबर यहाँ पे डीएनए के बतला देते हैं। उसके बाद आरएनए। देखिए एडेनिन के यहाँ पे थाइमिन हो जाएगा, थाइमिन का एडेनिन हो जाएगा, साइटोसिन का ग्वानोसिन, थाइमिन का एडेनिन हो जाएगा एंड ग्वानोसिन का साइटोसिन हो जाएगा। यह डीएनए में होता है। लेकिन आरएनए में जो थाइमिन है, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। यानी कि थाइमिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल हो जाएगा और यहाँ देखिए थाइमिन की जगह यूरेसिल, फिर बाकी ए सेम रहेगा। देखना यूरेसिल, फिर यहाँ पे ए हो जाएगा एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन और साइटोसिन। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग देखिए मिलता जुलता इससे है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल पर चलते हैं। कवक एवं पादपों के सहजीवी संबंध कहलाता है माइकोराइजा, लाइगेज, सिम्बायोसिन या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो इसके आंसर हम बतला देते हैं आप लोगों को। जो कवक और पादप के सहजीवी संबंध है वह माइकोराइजा कहलाता है। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज करता है। पेनिसिलिन की खोज करता। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है
इस एंटीबायोटिक की खोजकर्ता कौन है? आप लोग इसका आंसर जल्दी से बतलाइए। ऑप्शन में है एलेक्जेंडर हुक, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर ब्राउन या एलेक्जेंडर खान। सही जवाब आ रहा है आप लोगों को। आप लोग 80% स्टूडेंट सही बता रहे हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके बाद अगला सवाल पर आते हैं। अनुवांशिक लक्षणों को संतति पीढ़ी में ले जाने वाली इकाई है। इसका आंसर आप लोग बताइए। बहुत ही इजी सवाल है। अनुवांशिक लक्षण संतति पीढ़ी मतलब एक जनरेशन से अगले जनरेशन में ले जाने वाली कौन सी इकाई है, इसको मैं आप लोग बतलाइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में हो जाएगा जीन, ऑप्शन बी में यूम, ऑप्शन सी में जीनोटाइप और ऑप्शन डी में फिनोटाइप। तो आप लोग जल्दी बताइए। बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। आप लोग एकदम सही बताया, करेक्ट। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जीन, जो कि अनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से समापन कोडोन है। यहाँ पे समापन कोडोन कौन है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे ए जी टी ए जी यू जी ए। इसको में हम आप लोगों को आंसर बतलाते हैं। समापन कोडोन बोला है तो बतलाते हैं। और सबसे पहले प्रारंभन कोडोन अगर बोलता है तो यहाँ पे देखिए, प्रारंभन कोडोन जो होता है वो ए यू जी होता है, प्रारंभन कोडोन। और समापन कोडोन में 3 होता है, एक यू ए जी, यू जी ए और यू ए। तो ऑप्शन नंबर आप लोग मिलाइए, कौन सा ऑप्शन? यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान से देखिए। ऑप्शन बी यू ए जी, यू जी ए और यू ए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल पर आते हैं। निम्न में से कौन सही नहीं है? तो इनमें से सही नहीं है आप लोग बतलाइए। ए बटा टी इज इक्वल 1, ए प्लस टी मतलब एडेनिन प्लस थाइमिन बराबर ग्वानोसिन प्लस साइटोसिन, एडेनिन प्लस ग्वानोसिन इज इक्वल साइटोसिन प्लस थाइमिन, या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर आप लोग बतलाइए सही। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। यहाँ पे एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन और यहाँ पे ग्वानोसिन, एडेनिन बराबर थाइमिन होता है और ग्वानोसिन बराबर साइटोसिन होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो है एडेनिन प्लस ग्वानोसिन बराबर थाइमिन प्लस साइटोसिन होता है। तो यहाँ पे देखिए एडेनिन प्लस साइटोसिन और साइटोसिन प्लस थाइमिन, ये भी सही है। ए बटा टी इज इक्वल 1, ये भी सही है। तो इनमें से जो सही नहीं है उसको बतलाना है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस ऑप्शन में सही हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आरएनए का फ्लोअर लीफ होता है? आप लोग इसको आंसर कमेंट में जल्दी से बतलाइए। आरएनए, एमआरएनए, एचएनआरएनए या फिर टीआरएनए। टी फॉर ट्रांसफर आरएनए होता है, एम फॉर मैसेंजर आरएनए। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बतलाइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्लोवर लीफ की पत्ती मॉडल जो होता है वह आरएनए देता है। यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि एडेनिन का प्रतिशत 30 है तो ग्वानिन की प्रतिशत होगा। ये क्वेश्चन अभी तुरंत आप लोगों को मैं बतलाया हूँ कि एडेनिन बराबर थाइमिन ग्वानोसिन बराबर साइटोसिन। तो देखिए यहाँ पे पूछा है एडेनिन की प्रतिशत 30 है तो थाइमिन की भी प्रतिशत 30 हो जाएगा। यानी कि 100% में से 30 और 30 60% हो गया ख़त्म। इसके बाद बचता है 40%। 40% में ग्वानोसिन और साइटोसिन में 50-50 हो जाएगा, क्योंकि बराबर बराबर होता है। इसलिए 20% ग्वानोसिन और 20% साइटोसिन हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20%। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। लुईस पास्चर का सिद्धांत था। इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है वो लुईस पास्चर ने दिए हैं? तो इसका जो ऑप्शन पर चलते हैं, जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, जन्म प्लाज्मा सिद्धांत, रोगों का जन्म सिद्धांत या फिर स्वतः जननवाद।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही, आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही आप लोग आंसर दे रहे हैं इसका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रोगों का जन्म सिद्धांत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन सी ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रग की अत्यधिक मात्रा में होता है, ड्रग की अत्यधिक मात्रा से होता है श्वसनपात, हृदयपात, प्रमस्तिष्क रक्तस्राव या ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग भी जानते हैं कि ड्रग की सेवन करने से क्या होता है। ड्रग की सेवन करने से श्वसनपात भी होता है, हृदयपात भी होता है, प्रमस्तिष्क रक्तस्राव भी होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, मलेरिया का वाहक है। मलेरिया का वाहक कौन है? तो क्वेश्चन ऑप्शन पर आते हैं, मादा एनाफ्लीज, नर एनाफ्लीज, एडिज मच्छर और मादा क्यूलेक्स। यहाँ पर इसका आंसर बतलाने से पहले मैं डेंगू के बारे में बतलाता हूँ। डेंगू का जो वाहक होता है वो एडिज मच्छर, यानी कि ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है मलेरिया का वाहक, तो मलेरिया का वाहक आ जाएगा मादा एनाफ्लीज मच्छर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मादा एनाफ्लीज। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 44 + XO निरूपित करता है। 44 + XO जो है वह निरूपित करता है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या फिर एडवर्ड सिंड्रोम। आप लोग इसका आंसर जल्दी से बतलाइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 44 + XO, यह जो है वह निरूपित करता है टर्नल सिंड्रोम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, टर्नल सिंड्रोम। यह आंसर इसका सही हो जाएगा, टर्नल सिंड्रोम। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को डेली क्लास इसी तरह का मिलेगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों में विषम लक्षणों के कितने युग्मों का अध्ययन किया था? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर से बतलाइए। ये नहीं बताने पाएंगे तो आप लोग क्या बतलाएंगे, इतना इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में 6 है, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 5। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल NCERT से लिया गया है यह क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, 7 हो जाएगा आंसर इसका सही। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की 2n-1 अवस्था होती है। गुणसूत्र की 2n-1 अवस्था होती है, उसको क्या कहते हैं? मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी या फिर टेट्रासोमी। इसको जल्दी से आप लोग बतलाइए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा मोनोसोमी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2n+1 रहता तो इसको में आंसर हो जाता ट्राइसोमी। और इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जल्दी से। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से उपयोग जीन क्लोनिंग में किया जाता है। इनमें से कौन सा उपयोग जो है वह जीन क्लोनिंग में किया जाता है? ऑप्शन ए पर आते हैं, लोमासोम्स, ऑप्शन बी मीजोसोम्स, ऑप्शन सी प्लाज्मिड्स या ऑप्शन डी न्यूक्लियोइड्स। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बतलाइए। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, तो चलिए हम बतलाते हैं आप लोगों को। इसका आंसर जो होता है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो लोमासोम्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए लोमासोम्स। आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार लगभग आ ही जाता है हर एग्जाम में। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग तैयार करने में किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग किसको तैयार करने में करते हैं? वाइन को, इडली को, पनीर को या फिर ब्रेड को। इसको आप लोग जल्दी से आंसर बतलाइए। तो सही आप लोग बता रहे हैं, बतलाइए और बतलाइए बिल्कुल सही। आप लोग इसका जो आंसर है वह पनीर हो जाएगा सही जवाब। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, एंटीबायोटिक शब्द सर्वप्रथम किया, यानी कि एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आप लोग इसका आंसर बतलाइए जल्दी से। तो इसका ऑप्शन पर आते हैं, ए में फ्लेमिंग हो जाएगा, बी में पाश्चर ने,
सी में वॉक्समैन एंड डी में लिक्टर ने। ये भी एकदम NCERT किताब से लिया गया है, जो कि एक भी अलग नहीं है NCERT किताब से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वॉक्समैन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज है। बताइए जल्दी से, इनमें से कौन एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज है। तो इसके ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन ए में देखिए DNase, RNase, HIND2 या फिर प्रोटीएज। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये भी एकदम बिल्कुल NCERT से लिया गया है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा HIND2। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, HIND2। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किया जाता है। बताइए इनमें से किस पर किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग। DNA अणु को पृथक करने में। ऑप्शन ए DNA अणु को पृथक करने में। ऑप्शन बी है DNA को खंडों में काटना। ऑप्शन सी है क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़कर पुनर्योगी DNA को बनाना। और ऑप्शन डी है DNA खंडों को उनके साइज के अनुसार पृथक करना। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बतलाइए। और आज इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद कल और वीडियो हम लेकर आएंगे। तो इसका आंसर जल्दी से बतलाइए और वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला जब भी वीडियो मैं लाऊं आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से लाइक भी कर लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, DNA खंडों को उनके साइज के अनुसार पृथक करना। तो यही था दोस्तों PYQ, जो कि बहुत बार जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, MP, UP, झारखंड, बिहार सभी राज्यों में हर बार, और एम्स के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और इस क्लास को लाइक भी कर लीजिए। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।